Brought to you by ITIL. नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। इस कहानी की शुरुआत करूं उससे पहले आपको एक वाकया बताता हूं। एक शख्स को किसी एक नंबर से फोन आता है। फोन करने वाले आदमी का नाम है ऋषभ शर्मा। ऋषभ शर्मा जिसे फोन करता है उसे फोन पर क्या कहता है, सबसे पहले आप वो सुनिए। वो कहता है कि अभी तो मैं कह रहा हूं, तू 15 दिन का इंतजार कर। अगर तुझे टांगों से पकड़कर न पटका तो मेरा नाम भी ऋषभ नहीं। अब देखना, तुझे राजगढ़ आना पड़ेगा। तू गलत आदमी से उलझ गया है। मैं तुझे गारंटी देता हूं कि तू भूल जाएगा कि तू कौन है। मैं तेरी नौकरी तक खा जाऊंगा, तुझे भी खा जाऊंगा। तेरी मां जिंदा रहते हुए मर जाएगी। तेरा बाप तुझे 5 साल की उम्र में छोड़कर चला गया था। मैं गारंटी देता हूं कि तू तो जिंदा ही मर जाएगा। तू इस बात को रिकॉर्ड कर ले। तूने जो मेरे साथ किया है उसका तू जिंदगी भर अंजाम भुगतेगा। तुझे मारूंगा नहीं, मैं जिंदा रखूंगा। अब सोचिए ये कैसी लाइन है, और फोन करके कोई किसी आदमी को इस तरह की धमकी दे रहा है तो दुश्मनी का लेवल क्या है, आप इसका अंदाजा लगाइए। लेकिन ये दुश्मनी किसके और किसके बीच है? ऋषभ तो धमकी देने वाला है, ये बात समझ में आ गई, लेकिन ऋषभ धमकी किसे दे रहा है, मामला क्या है? आइए सिलसिलेवार तरीके से आपको पूरा वाकया सुनाते हैं। और ये कहानी बहुत ही शॉकिंग है, बहुत हैरान करने वाली। एक शख्स हैं जिनका मूल निवास है राजस्थान के अलवर में, अलवर के राजगढ़ में, और उनकी नौकरी है जयपुर में। जयपुर में वो एक बैंक में अच्छी पोस्ट पर तैनात हैं, अच्छे पोस्ट पर हैं, सेल्स हेड हैं। तो जयपुर में ही रहना होता है क्योंकि अलवर और जयपुर रोज़ अप डाउन तो कर नहीं सकते, तो जयपुर में रहना होता है। बीच बीच में जयपुर से अलवर अपने घर आते हैं। परिवार में 2 बच्चे हैं, बीवी है, माँ है, तमाम लोग हैं। बीच बीच में अलवर वापस आते हैं और फिर अलवर से जयपुर भी जाते हैं। ये सिलसिला चलता रहता है। और जब वो जयपुर रहते हैं तो पत्नी और बच्चे भी कई बार अलवर से जयपुर जाते हैं। आप सबको पता है कि जो भी लोग इस तरह की फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग करते हैं वो कोशिश करते हैं कि अलग अलग टैक्सी ड्राइवर, अलग अलग गाड़ी वाले से वो कांटेक्ट ना करें, बल्कि किसी एक जानकार से, कोई एक ऐसा टैक्सी ड्राइवर जो उनकी छोटी मोटी नीड्स का ख्याल रखे, ऐसे किसी टैक्सी ड्राइवर से वो डील कर ले और जब भी ज़रूरत पड़े उसे फ़ोन कर ले। ये एक टाइप ऑफ कंपेटेबिलिटी है, यानी किसके साथ किसकी बनती है। तो ये जो बैंक मैनेजर साहब हैं और इनके परिवार के जो लोग हैं, इनके साथ ऋषभ शर्मा नाम की एक टैक्सी ड्राइवर की मुलाकात होती है। आज 2026 के शुरुआती महीनों में हम हैं और मुलाकात होती है 2025 के शुरुआती दिनों में। ऋषभ शर्मा एक टैक्सी ड्राइवर है। वो किसी ऐप के ज़रिए बातचीत होती है और उसे बुलाया जाता है अलवर से जयपुर जाने के लिए। इसके बाद जब जब जयपुर जाना होता है या अलवर वापस आना होता है, बैंक मैनेजर साहब ऋषभ को बुला लेते हैं। और जब भी बैंक मैनेजर साहब की पत्नी जो है वो जयपुर जाती हैं अपने पति से मिलने, तो वो भी ऋषभ को बुला लेती हैं। कुल मिलाकर ऋषभ जो है बहुत भरोसेमंद है और सब कुछ बढ़िया है। अभी कुछ समय पहले एक बार जयपुर से बैंक मैनेजर साहब जो है वो अलवर लौट रहे थे। उन्होंने हमेशा की तरह ऋषभ को फ़ोन किया। ऋषभ जयपुर में उनको पिक करने आ गया और अलवर वो वापस आने लगे। रास्ते में बैंक मैनेजर साहब को थोड़ी नींद आ रही थी, झपकी सी आ रही थी, तो पीछे की सीट पर बैठे हुए थे, तो आंख बंद करके सीट पर वो लेटे हुए थे। मतलब बैठे बैठे जैसा आदमी आंख बंद करके पीछे टेक लगाकर लेटा रहता है। तो काफ़ी देर से उसी मुद्रा में थे, उसी हालत में। उन्हें बहुत गहरी नींद नहीं आई थी। ऐसा नहीं कि कोई खराटे लग रहे हों और बिल्कुल सपने देख रहे हों। आदमी थोड़ा सा उनीदा सा होता है, हर बार जो है बहुत गहरी नींद में नहीं सोता। आसपास की आवाज़ें कान में पड़ती रहती हैं, तो वो ऐसे ही लेटे हुए थे और आसपास की आवाज़ें कान में पड़ रही थी। जो फ़ोन आ रहे थे ऋषभ के पास या ऋषभ जिसको फ़ोन कर रहा था, वो सब उनको सुनाई दे रहा था। इसी बीच उन्होंने सोते सोते ये नोटिस किया कि ऋषभ ने गाड़ी चलाते हुए किसी को फ़ोन किया और फ़ोन के दूसरी तरफ जो है कोई एक लड़की थी जिससे ऋषभ की बातचीत हो रही थी। शुरू में बैंक मैनेजर साहब को इसमें कुछ भी अनयूजुअल नहीं लगा। थोड़ी देर बाद ऋषभ अपनी आवाज़ थोड़ी और लो करके, थोड़ा और टोन नीची करके वो उस लड़की को ये कहने लगा कि
तेरा हस्बैंड तो मेरे ही साथ है, गाड़ी में बैठा हुआ है, अगर तू कहे तो मैं अभी आज ही इसको ठिकाने लगा दूँ, पीछे सोया पड़ा है, इसको कुछ पता ही नहीं है हमारे बारे में। इस तरह की बातें ऋषभ कर रहा था। ये बात जैसे ही बैंक मैनेजर साहब के कानों में पड़ी, उनके रोंगटे खड़े हो गए। समझ लीजिए चलती गाड़ी में ही पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उनको समझ में नहीं आया कि ये मैंने क्या सुन लिया। फिर उनको लगा कि ये क्या चक्कर है, तेरा पति मतलब मेरी बीवी से बात हो रही है क्या। वो अलर्ट हो गए, लेकिन उन्होंने आंखें नहीं खोली, उन्होंने समझदारी दिखाई, थोड़ा इधर उधर किया और फिर अपने मोबाइल का रिकॉर्डर उन्होंने ऑन कर लिया। कोशिश की कि भरसक रिकॉर्डर में जो माइक का मुंह है, माइक का जो पॉइंट है, उसे ऋषभ की तरफ ही रखें, ताकि ऋषभ जो भी बातचीत कर रहा है वो रिकॉर्ड होता रहे। और ये सारी बातचीत, इसका एक बड़ा पोर्शन जो है वो उनकी मोबाइल में रिकॉर्ड भी हुआ चलती गाड़ी में। और इसके बाद वो नॉर्मली जब घर पहुंचे तो वहाँ उतर गए, ऋषभ को रुपए पैसे दिए, ओके सर थैंक यू, ये सब हुआ, ऋषभ चला गया। अब आप सोचिए कि उस आदमी के दिलो दिमाग पर क्या गुजर रही होगी जिसे ये पता चले कि उसकी वाइफ एक ड्राइवर के साथ इन्वॉल्व है, और ड्राइवर न सिर्फ उसकी वाइफ से बात कर रहा है, उसके साथ बेहद नज़दीक है, बल्कि ये भी प्लान कर रहा है उसी की वाइफ के साथ मिलकर कि खुद उसे ठिकाने लगा दे। बैंक मैनेजर साहब जो है वो अंदर से बिल्कुल दहल गए थे, हिल गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी इमोशंस को कंट्रोल किया और कुछ भी अपने घर में जाहिर नहीं होने दिया। थोड़ा सोचा, प्लान किया कि क्या करना है, कैसे करना है। इसके बाद उन्होंने जो है अपनी पत्नी को कन्फ्रंट किया और बोला कि क्या मामला है, मतलब ऐसा ऋषभ के साथ क्या चल रहा है। तो पहले तो उसने मना किया, लेकिन फिर जब ये मोबाइल की रिकॉर्डिंग उसकी पत्नी को इन्होंने सुनाया, अपनी पत्नी को, तो इसके बाद पत्नी जो है वो जाहिर है जब तक राज था तब तक राज था, जब राज खुल गया तो वो खुलकर सामने आ गई। उसने कहना शुरू कर दिया, तुमने आज तक ज़िंदगी में मुझे दिया ही क्या है, तुमसे मुझे धोखा ही मिला है, तुम बिल्कुल नालायक हो, निकम्मे हो, मैं तो ऋषभ से ही प्यार करती हूँ, उसी के साथ रहूँगी। 2 बच्चों की माँ, भरा पूरा परिवार, सोचिए। इसके बाद जो पत्नी है उसका नाम है अर्चना, वो ऋषभ के साथ जो है कुछ समय के लिए एलोप हो गई, भाग गई, और अपने साथ जो है 2 बच्चे हैं, उसमें से जो छोटा बच्चा है उसकी उम्र 2 साल की है, उसे अपने साथ ले गई, रुपए पैसे ये सब कुछ भी लेकर चली गई। अब जब इतना सब कुछ हो गया तो बैंक मैनेजर साहब को भी सामने आना पड़ा। उन्होंने पुलिस से शिकायत की, और पुलिस से जो शिकायत की उस शिकायत में उन्होंने ये भी बताया कि उनकी पत्नी के साथ जो है एक लड़का इन्वॉल्व है और उनकी पत्नी के साथ ज़्यादती हुई है, रेप हुआ है। वो इसलिए बताया क्योंकि पत्नी जब एक बार एलोप हुई, भाग गई घर से, उसके बाद वापस आ गई थी, और वापस आकर उसने सब कुछ पैचअप करने और चीज़ों को नॉर्मल कर लेने का वादा किया था, क्योंकि वो डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि ऋषभ के साथ रहूं, क्या करूं। तो ऐसे में जब घर वालों ने उससे कहा कि ये तो बहुत गलत हुआ और ऋषभ तुम्हारे साथ गलत कर रहा है, हमारे साथ भी कर रहा है, तो उस पर रेप का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, ये कन्विंस हो गई थी कि ठीक है रेप का मुकदमा दर्ज हो। तो हालांकि देखा जाए तो ये एग्जैक्ट रेप नहीं है। रेप में हमारे दिमाग में छवि यही है कि किसी लड़की को अगवा किया या उसके साथ कोई ज़्यादती कर दी, लेकिन यहाँ कंसेंसुअल रिलेशनशिप था। लेकिन इस तरह के भी बहुत सारे मामले आते हैं, आपने सुना होगा, देखा होगा, कि जहाँ कंसेंसुअल रिलेशनशिप है लेकिन उसके बाद में लड़की जो है कहती है कि मेरे साथ ज़्यादती हो गई। ये कुछ वैसा ही मामला था। अब मुकदमा ससुराल वालों के कहने पर दर्ज तो हो गया, लेकिन जब कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने सीआरपीसी की एक धारा होती है 164, अब तो सीआरपीसी है नहीं, चेंज हो गया, तो धारा भी शायद बदल गई होगी, उसके तहत जो है जब बयान दर्ज करना था मजिस्ट्रेट के सामने, जिसमें विक्टिम अपनी पीड़ा बताते हुए ये पूरी कहानी सुनाती कि कैसे कैसे उसे ल्यूर करके धोखा देके ऋषभ शर्मा ने उसके साथ ज़्यादती की, ये जब वक्त आया तो पता ये चला कि अर्चना जो है अपने शिकायत से ही मुकर गई। कहा कि नहीं, मेरे साथ कोई ज़्यादती नहीं हुई, कोई रेप नहीं हुई। अच्छा, मुकरना बहुत स्वाभाविक भी था, इसलिए था क्योंकि अर्चना का तो ऋषभ के साथ रिलेशनशिप था, और वो पति और बच्चों के होते हुए भी एक प्रेम संबंध था। तो जहाँ प्रेम संबंध वाली बात थी, ऋषभ के प्रति उसका लगाव झुकाव था, तो वो रेप का मुकदमा बेशक उसने दर्ज करा दिया, लेकिन उस पर वो कायम नहीं रहती। तो उसने जब मजिस्ट्रेट के सामने बयान लिखवाने की बारी आई तो वो इससे मुकर गई। इसके बाद चीज़ें लगातार कड़वी होती गई, धमकियों का सिलसिला चल पड़ा।
खासकर जो ऋषभ और अर्चना है वो बैंक मैनेजर साहब को बहुत ज़्यादा धमकाने लगे और आखिरकार धमकी देते हुए जो अर्चना है बैंक मैनेजर की वाइफ, उसने बाकायदा कोर्ट में मुकदमा दर्ज करा दिया कि मैं अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती और पति से मुझे तमाम शिकायतें हैं, और अलगाव तलाक के लिए मुकदमा दर्ज करा और एलुमनी के तौर पर जो है 50 लाख रुपए मांगे। अब आप सोचिए, जहां वाइफ खुद किसी के साथ इन्वॉल्व है, उसके साथ उसकी चैट बातचीत सब पति के हाथ लग गई, पति ने खुद अपने कानों से सुन लिया। इस तरह के मामले में भी महिला 50 लाख रुपए मांग रही है और इंटिमिडेट कर रही है कि अगर नहीं दिया तो जान से मरवा दूंगी। तो इन सारी चीज़ों की रोशनी में जब बैंक मैनेजर ने पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कराई तो पुलिस ने जो है इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया, यानी पत्नी को और प्रेमी को। लेकिन गिरफ्तार होने से पहले ऋषभ ने फ़ोन करके जिस तरह से बैंक मैनेजर को धमकाया, वो अपने आप में एक ख़तरनाक बात थी, और वही बात मैंने आपको इस पेशकश के शुरुआत में आप लोगों को सुनाई, जिसमें मैंने आपको बताया कि किस तरह से ऋषभ ने फ़ोन करके बैंक मैनेजर को धमकी दी और कहा कि मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, बल्कि जीते जी तुम्हारी हालत ऐसी कर दूंगा कि तुम जीने लायक भी नहीं रहोगे। फिर उसने कहा कि तुम्हारी नौकरी भी खा जाऊंगा, तुम्हें खा जाऊंगा, तुम्हारी माँ को भी मार दूंगा। मतलब कोई इंसान जब किसी के साथ दुश्मनी में आगे बढ़ता है तो कितना पागल हो जाता है और गुस्से में किस कदर अपने आपे से वो बाहर चला जाता है, ये बातचीत उसका सबूत है। तो बहुत ही शॉकिंग स्टोरी है, जिसमें एक पत्नी की पोल जो है एक चलती कार में तब खुल गई जब उस कार में बैठा ड्राइवर, उस कार को ड्राइव कर रहा ड्राइवर उस शख्स की पत्नी के साथ बात कर रहा था और उस शख्स ने सारी बातें सुन ली और उसे रिकॉर्ड कर ली। तो ये थी पूरी कहानी। थैंकफुली इस पूरे मामले में कोई ऐसा क्राइम नहीं हुआ है मर्डर जैसा या अटेम्प्ट टू मर्डर जैसा, लेकिन जिस तरह की बातें हो रही हैं इस मामले में पुलिस का इंटरवेंशन हो चुका है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो ऐसा कुछ कभी होगा नहीं। लेकिन जिस तरह का ये घटनाक्रम है वो बहुत ही शॉकिंग है और बहुत ही डरावना भी है। इस पूरे एपिसोड पर, इस पूरे घटनाक्रम पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इससे पहले कि आज की इस पेशकश को ख़त्म करूं, जो प्रीवियस स्टोरी मैंने आप लोगों को सुनाई थी उस पर जो आप लोगों की राय है या आप लोगों ने उस पर जो कमेंट किए हैं, आइए कुछ कमेंट्स पढ़ता हूं। मैंने आपको बताया था कि सिर्फ मोमो के साथ खाई जाने वाली चटनी, वो लाल रंग की और वाइट कलर की एक कॉम्बिनेशन वाली चटनी होती है, उस चटनी की वजह से एक ब्लाइंड मर्डर का केस सॉल्व हुआ। कैसे सॉल्व हुआ, अगर आप उसे देखना सुनना चाहते हैं तो क्राइम तक के प्लेलिस्ट में जाकर सुप्रतिम से सुनिए में आप उस स्टोरी को सुन सकते हैं। आइए कुछ कमेंट्स पढ़ते हैं जल्दी से। सुरेंद्र कुमार बिंद ने कमेंट किया है और उन्होंने कहा है कि अज्ञानता अपराध को जन्म देती है। अगर इंसान को अंजाम सही तरीके से पता हो जाए तो अपराध में कमी आए। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, क्योंकि बहुत सारे पढ़े लिखे समझदार लोग जो है वो अपराध करने का अंजाम जानते हैं। और मैं तो ये कह रहा हूँ सिर्फ पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है, आपके हाथ में मोबाइल है, रील्स है। कई सारे लोग तो ये कहते हैं कि क्राइम तक की कहानी आप लोग सुनाते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि इससे आइडिया मिलता हो। हम तो लोगों को बताते हैं कि भाई अगर आप अपराध करेंगे तो जेल जाएंगे, अंजाम कितना ख़राब होता है वो समझिए। लेकिन बहुत सारे टीवी सीरियल्स हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें अपराध से जुड़ी बातें सामने आती हैं, लेकिन सारी चीज़ों का हासिल या क्रक्स यही है कि अगर जुर्म करोगे तो फंसोगे, क्राइम नेवर पेज। तो जब अलग अलग फोरम पे जुर्म के नुकसान बताए जा रहे हैं, इसके बाद भी इंसान जुर्म कर रहा है, तो इसे सिर्फ अज्ञानता नहीं कह सकते हैं सुरेंद्र जी। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। असल में लोग अपने आप को ओवर स्मार्ट समझते हैं, उन्हें लगता है कि ठीक है जो पकड़ा गया वो पकड़ा गया, मैं तो नहीं पकड़ा जाऊंगा। अब देखिए ना, अभी कुछ रोज़ पहले मध्य प्रदेश के धार में एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति का घर में कत्ल करवा दिया, चाकू मारकर उसके पति की हत्या हुई और वो महिला ड्रामा करने लगी कि घर में लूटपाट हो गया, लुटेरे आए थे लूट कर चले गए। वो ये सोच रही थी और उसके प्रेमी ये सोच रहे थे कि हमारा तो कुछ नहीं होना, हम कभी पकड़े नहीं जाएंगे, हम बहुत स्मार्ट हैं, हमने सारी चीज़ों का ख्याल रखा है। वो भूल गई। क्या आपको लगता नहीं है कि उसने राजा रघुवंशी वाली घटना की कहानी भी सुनी होगी? मध्य प्रदेश का तो हर आदमी राजा रघुवंशी केस से वाकिफ होगा। तो उस वाइफ को क्या ये समझ में नहीं आया कि अगर मैं भी इस तरह की हरकत करूंगी तो जिस तरह से राजा रघुवंशी के मामले का खुलासा हो गया, उसकी बीवी पकड़ी गई, मैं भी पकड़ी जाऊंगी। ये अपने घर में अपने पति का इसने कत्ल करवा दिया।
तो सब कुछ जानते हुए, कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में पता रहते हुए भी लोग अपराध करते हैं। महिपाल सिंह ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। उन्होंने कहा है कि रिलेशनशिप इज़ इन डेंजर नाउ डेज। बिल्कुल आपने सही कहा। आज जो घटनाक्रम है वो भी आपने सुना, वो भी रिलेशनशिप की एक खतरनाक कहानी है। हर्षिता चतुर्वेदी ने कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। और इसके अलावा मिस्टर अंशु ने कमेंट किया है। हर्षिता जी ने कहा है कि मेरे फॉर्मर कलीग की याद आ गई उनको, जिनके साथ मैं कभी प्रोग्राम यहाँ पेश किया करता था। योगेंद्र नाम जब मैंने लिया, लेकिन उनका नाम योगेंद्र नहीं बल्कि लोकेंद्र है, मैं आपको अगर रिमाइंड कर दूं। मिस्टर अंशु ने कमेंट किया है। होमी राय साहब का कमेंट है। राघवेंद्र तिवारी जी हैं, सुमेरा राठौर जी हैं, और पी के चंद्रा, रेखा बभोर, अशोका शुक्ला, अनिल शाक्य, दिनेश गुड्डू, दानिश गुड्डू, और इसके अलावा आदित्य तोमर। बहुत सारे और भी लोगों ने कमेंट्स किया है। सारे लोगों के नाम और कमेंट्स एक दिन में पढ़ना संभव नहीं है। आज थोड़ी वक्त की पाबंदी भी है। इजाज़त लेना चाहूँगा, फिर हाजिर होऊंगा किसी और कहानी, किसी और वाक़े के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।